जीएसटी रिफंड। जी हाँ, आज हम लोग जीएसटी रिफंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है सूरज पाहुजा और आपने देखना स्टार्ट कर दिया है पीएसए, जो कि मेरे चैनल का नाम है। कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि जीएसटी रिफंड के बारे में और भी लोगों को पता लग सके। स्टार्ट कर लेते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों की क्वेरी बनी हुई है, जब से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि रिफंड जो है लोगों के वो नहीं रोके जाएंगे, तो तब से लोगों की क्वेरी बन गई है कि जीएसटी का रिफंड हमारे को कैसे मिलेगा और किन किन कारणों में जीएसटी का रिफंड प्राप्त होता है। जीएसटी रिफंड किन केसेस में मिलता है, सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं। मेजरली जीएसटी का रिफंड हमारा कुछ केसेस में मिलता है, जैसे कि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, अगर हम एक्सपोर्ट अपने देश से, अपनी कंट्री से, अपने इंडिया से बाहर अगर कोई सामान बेचते हैं या कोई सर्विसेज या कोई सेवाएं देते हैं, तो उस केस में हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका हमारे को रिफंड मिलता है। ठीक है। दूसरे केस में अगर हम कोई एसईजेड या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को अपना सामान या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में हमारे को रिफंड की प्राप्ति होती है। तीसरा केस वो है जहां पर कि मान लीजिए हम कोई ऐसा सामान बना रहे हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट जीरो रेटेड बन जाता है या नील रेटेड बन जाता है, सॉरी। मान लीजिए जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमने लिया पेपर और पेपर लेके हमने बना दी किताबें। अब किताबें जो है वो नील रेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर आती हैं और पेपर जो है उस पर 12% का टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। तो जब हमने पेपर खरीदा होगा तो हमने उसके ऊपर इनपुट टैक्स कमाया होगा, और जैसे ही हमने उसको मैन्युफैक्चर करा बुक्स के तौर पे और उसे सेल किया, तो हमारा जो जीएसटी है वो जीरो हो गया। तो उस केस में जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट बचा हुआ है उसे हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं इन एग्जेम्प्टेड केसेस के अंदर। ठीक है। उसके अलावा हमारा जीएसटी का रिफंड मिलता है, मान लीजिए हमने कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सामान बेचा है या फिर कोई सेवाएं दी हैं, जिसे कि हम डीम्ड एक्सपोर्ट भी कहते हैं, उस केस में भी हम रिफंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। ये सिनारियो हुए जहां पर हमारे को जीएसटी का रिफंड मिलता है। जो हमारी गुड्स के लिए डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 के अंदर कि हमारी एक्सपोर्ट किसे कहा जाएगा गुड्स के अंदर, तो गुड्स में सिर्फ इतनी सी बात की गई है। मान लीजिए कोई भी एक इंडियन कंपनी है, उसने अपना कोई एक्स प्रोडक्ट यूएस कंपनी को बेचा और उसके अगेंस्ट में उसने वहां से पैसा रिसीव कर लिया फॉरेन एक्सचेंज के तौर पे, फॉरेन करेंसी में। इस डेफिनेशन को एक्सपोर्ट कहा जाता है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस जो है उसको जीएसटी में कैसे डिफाइन किया गया है कि हम कब मानेंगे कि सर्विसेज एक्सपोर्ट की गई है, उसके लिए कुछ कंडीशन दी गई है लॉ के अंदर। सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में ही इसकी भी डेफिनेशन कवर्ड है कि हम अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कब मानेंगे। देखिए, पहले सर्विस टैक्स जब हुआ करता था तो उसके अंदर कोई ऐसी कंडीशन नहीं हुआ करती थी। हमने नॉर्मली अपनी सर्विसेज बाहर रेंडर करी, वहां से पैसा आया, हमारा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया, हमारे को कोई भी सर्विस टैक्स देने की जरूरत नहीं हुआ करती थी। लेकिन सर्विसेज के लिए एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट दी गई है, उसमें सर्विसेज के अंदर 5-6 कंडीशन है, अगर वो फुलफिल नहीं होती हैं तो हम उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे। कौन कौन सी कंडीशन है वो जल्दी से देख लेते हैं। पहले नंबर पे कंडीशन है कि अगर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इंडिया में बैठा होना चाहिए, मतलब कि जो सेवा देने वाला व्यक्ति है वो इंडिया में ही बैठा हो। दूसरे नंबर पे जो सेवा प्राप्त करने वाला आदमी है वो इंडिया के बाहर बैठा हो। सिंपल सी बात है। सर्विस प्रोवाइडर जो है वो इंडिया में हो, सर्विस रिसीवर इंडिया के बाहर हो, यानी कि अदर कंट्री में हो, किसी दूसरी कंट्री में हो जहां पर कि ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। तीसरी कंडीशन है जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में हो, सर्विस रिसिपिएंट इंडिया के बाहर हो, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर हो। मान लीजिए मैं कोई आईटी का प्रोफेशनल हूं और मैंने अपनी आईटी की सेवाएं जो हैं, सर्विसेज जो हैं, यूएस में बैठे हुए एक इंसान को दी जिसका नाम मार्क है।
तो ये कहा जाएगा कि सूरज पाहुजा जो है वो इस समय इंडिया में बैठा है, अपनी जो आईटी प्रोफेशनल सर्विसेज हैं वो उसने जो रेंडर करी इंडिया में बैठे बैठे करी। जो मार्क है वो यूएसए में बैठा है और उसने वो सर्विसेज जो है आईटी प्रोफेशनल की वो यूएसए में प्राप्त करी है और सर्विस रिसीवर भी यूएसए का हो गया। ठीक है। जो चौथी कंडीशन है वो ये है कि जो हमारी पेमेंट रिसीव हो रही है वो फॉरेन करेंसी में रिसीव होनी चाहिए, यानी कि जो पेमेंट हमारी आए इंडिया के बाहर जो मार्क है उससे हमारी जो पेमेंट आनी चाहिए इंडिया के अंदर वो फॉरेन एक्सचेंज में आनी चाहिए। बेसिकली एक्सपोर्ट का फायदा तभी है गवर्नमेंट को जब तक कि फॉरेन करेंसी इंडिया नहीं आ जाती। बेसिकली एक्सपोर्ट पे जो बेनिफिट दिया गया है ना, ये रिफंड वाला और कुछ भी है, वो इसीलिए दिया गया है ताकि गवर्नमेंट ये चाहती है, प्रमोट करना चाहती है कि हमारे यहाँ पर फॉरेन करेंसी इंडिया में आए, किसी भी तरीके से आए। पांचवी कंडीशन इसमें यह है कि जो सप्लायर ऑफ सर्विस है और रिसिपेंट ऑफ सर्विस है वो मेयरली एस्टैब्लिशमेंट नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी पेरेंट कंपनी की सबसी कंपनी इंडिया में हो और वो प्रोवाइड कर रही है अगर पेरेंट कंपनी को सर्विस, तो ये नहीं माना जाएगा कि ये सर्विस एक्सपोर्ट हुई है। ठीक है। ये टोटल मिला के 5 हमारी जो है बेसिकली ये कंडीशंस हैं जिसमें कि हम मान लेंगे कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात और कही गई है इस सेक्शन के अंदर कि अगर नेपाल और भूटान को कोई सर्विसेज प्रोवाइड की गई है या कोई एक्सपोर्ट हुआ है गुड्स का, तो उस केस में अगर फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी नहीं भी आती है, इंडियन करेंसी ही आ रही है, तो भी हम इसे एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में कवर करेंगे, सिर्फ नेपाल और भूटान के केस में। इसका प्रोसीजर क्या है कि हम कैसे क्लेम कर सकते हैं अपना रिफंड, उसके लिए क्या क्या पहले करना पड़ेगा हमारे को रिफंड क्लेम करने के लिए। देखिए जी, आप रिफंड के केस में अगर आप गुड्स की बात करें तो गुड्स के केस में आपके पास सबसे पहले नंबर पे आपके पास शिपिंग बिल होना बहुत जरूरी है, दूसरे नंबर पे बिल ऑफ एक्सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, तीसरे नंबर पे आपने इस ट्रांजैक्शन का जिक्र अपनी जीएसटी रिटर्न यानी कि जीएसटीआर 3B के अंदर 0 रेटेड में किया है। ये 3 बातों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा जीएसटी रिफंड प्रॉपरली लेने के लिए। सबसे पहले प्रोसीजरल एस्पेक्ट के अंदर हमारे को ये 3 बातें फॉलो करनी पड़ेगी। अगर हमारा डीम्ड एक्सपोर्ट हुआ है यानी कि हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अपनी गुड्स या फिर सर्विसेज सप्लाई की हैं, तो उस केस के अंदर हमारे को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के केस में हम इसे डीम्ड एक्सपोर्ट तभी मानेगा डिपार्टमेंट जब कि हम उससे स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले से एक एक्नॉलेजमेंट लाकर देंगे डिपार्टमेंट को कि हमने आपको एक्सपोर्ट किया है डीम, और आप एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कवर्ड हो या फिर एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो जिसको कि हम अपना सामान बेच रहे हैं और उसके केस में हम अपना रिफंड क्लेम करने वाले हैं, तो उसके लिए एक एक्नॉलेजमेंट देनी पड़ती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले। हमारे पास में रिफंड क्लेम करने के 2 रास्ते हैं जीएसटी के अंदर, जिसको कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 क्लोज ए एंड क्लोज बी कवर करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं जिसको कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 क्लोज ए कवर करता है। उसके अंदर कहा गया है कि आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या फिर बॉन्ड के रास्ते से आप अपना एक्सपोर्ट पे रिफंड क्लेम कर सकते हैं। जीएसटी RFD 11 फॉर्म फिल करते हैं। क्या होता है LUT लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या फिर बॉन्ड, क्या केस होता है? इस केस में हमारे को एक्सपोर्ट करते समय अपना IGST, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा एक्सपोर्ट के केस में IGST एप्लीकेबल होता है। कैसे एप्लीकेबल होता है? क्योंकि जब भी दिल्ली, मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हैं, आपका स्टेट जो है वो दिल्ली है और स्टेट के बाहर सेल होती है तो हमारा IGST लगता है। ठीक है। यहाँ तो स्टेट की जगह कंट्री से बाहर की सेल है, तो भाई सब सीधा सा कंसेप्ट है, इंटर स्टेट हो गई है ना, यहाँ तो इंटर कंट्री हो गई। अब IGST का हमारे को यहाँ पर रिफंड मिलता है। IGST पहले वाले केस में यानी कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 क्लोज ए में ऑप्शन 1 के अंदर हमारे को रिफंड क्लेम करने के लिए पहला ऑप्शन ये कहता है कि आप एक्सपोर्ट करते समय लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अप्लाई कर दीजिए RFD 11 फॉर्म में, और उस केस में आपको IGST भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये कब है? जब हम प्रॉपरली एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम कोई डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को बेच रहे हैं सामान या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सामान बेच रहे हैं, तो उस केस में एक 0.1% का GST पे करना होगा। ठीक है।
कंसेशनल रेट जिसे कहते हैं, उसमें आपको पीछे इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने क्लेम किया है, यानी कि आप मान लीजिए टेक्सटाइल का काम करते हैं और टेक्सटाइल के अंदर आपने पीछे से सामान खरीदा 1 लाख रुपए का, उस पे आपने 5% जीएसटी पे किया, यानी कि 5,000 रुपए आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट में आज की डेट में टैक्स पड़ा हुआ है। अब उस सामान को आपने 1,20,000 रुपए का आगे बेच दिया एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मतलब कि उस पर जीरो लगाया, कोई जीएसटी लगाया ही नहीं आपने। ठीक है, इसको जीएसटीआर 3B में कहाँ दिखाएंगे? जीरो रेटेड सप्लाई में दिखाएंगे 1,20,000 रुपए को और टैक्स जाएगा जीरो। ठीक है, आईजीएसटी के अंदर। अब इस केस में हम रिफंड क्लेम करने जाएंगे तो हमारे को 5,000 रुपए का डिपार्टमेंट रिफंड क्लेम करने में मदद करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, यानी कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 क्लोज बी की। दूसरे वाले ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि आप एक बार पेमेंट कर दीजिए अपने अकाउंट से पूरी की पूरी। मान लीजिए आपका 1,20,000 रुपए का सेल हुई, एक्सपोर्ट हुआ और उसके ऊपर 5% बना 6,000 रुपए, तो वो 6,000 रुपए आप पहले अपनी जेब से पेमेंट कर दीजिए पूरी की पूरी। उस 6,000 को देने के बाद में आप अपना जीएसटी की रिफंड की एप्लीकेशन लगा दीजिए। आपके पास 7 दिनों के अंदर अंदर वो पैसा वापस आ जाएगा। प्रोविजनल बेसिस पे, जिसे कहते हैं प्रोविजनल रिफंड 90%, यानी कि वो पूरा 6,000 रुपये वापस नहीं आएगा, आपके पास 5,400 रुपये आएगा। ठीक है, और इसमें आपको एक तरीके से बेनिफिट हो जाएगा कि पीछे आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बचा हुआ था 5,000 रुपये का, वहां से वो 6,000 रुपये एडजस्ट हो जाएंगे, 1,000 रुपये आपकी जेब से जाएगा और 5,400 रुपये आपके पास वापस आ जाएंगे। और बाकी जैसे डिपार्टमेंट को इस चीज पे क्लैरिटी हो जाएगी कि आपके कोई भी फ्रॉड नहीं है इस एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन के अंदर, तो बाकी जो बचा हुआ 600 रुपये का बैलेंस है वो भी आपको वापस कर दिया जाएगा टाइमली बेसिस। अभी हमने एक टर्म यूज करी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हमारा RFD 11 फॉर्म के अंतर्गत भरी जाती है और हर साल हमारे को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग रिन्यू करानी पड़ती है हर साल के लिए। मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंदर स्टार्ट किया अपना एक्सपोर्ट सितंबर महीने में और आपने LUT अप्लाई करी सितंबर के महीने में, और साथ में आपको एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी चाहिए अप्लाई एक्सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो सर्विसेज हो चाहे वो गुड्स हो, दोनों केसेस में आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आपने सितंबर में मान लीजिए एक्सपोर्ट करना शुरू करा, तो सितंबर से मार्च तक के लिए वो LUT काम करेगी। 1 अप्रैल 2020 से आपको फिर दोबारा से नई LUT अप्लाई करनी पड़ेगी एक्सपोर्ट करने के लिए। एक टर्म हमने यूज करी डीम्ड एक्सपोर्ट, इसको भी थोड़ा सा और समझ लेते हैं। डीम्ड एक्सपोर्ट बेसिकली हमारे इंडिया में बैठे हुए ही कुछ एक्सपोर्टर्स हैं, कुछ एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं हमारे डिफाइन किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, कि अगर हम इन लोगों को अपना सामान बेचेंगे ना तो उसे भी एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा। यानी कि इस केस में हमारा सामान जो है आउट ऑफ इंडिया नहीं गया, इस केस में हमारा सामान आउट ऑफ इंडिया नहीं गया, इंडिया में ही बिका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक्सपोर्ट कहला रहा है, तो इसे हम डीम्ड एक्सपोर्ट कहते हैं। डीम्ड मतलब मान लिया जाता है, हमने मान लिया कि एक्सपोर्ट ही हुआ है। इस चीज के लिए एक नोटिफिकेशन है 48/2017। हाँ जी, ये नोटिफिकेशन कवर करती है इस डीम्ड एक्सपोर्ट को। इस डीम्ड एक्सपोर्ट में कौन कौन व्यक्ति आते हैं मैं आपको बता देता हूँ एक बारी। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। अगर हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को सामान बेच रहे हैं तो हमारा डीम्ड एक्सपोर्ट कहलाएगा। अगर बैंक या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गोल्ड की सप्लाई कर रही है तो उस केस में भी हमारा डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स सप्लाई कर रहा है एडवांस ऑथोराइजेशन के बेसिस पे तो भी हम उसे डीम्ड एक्सपोर्ट में कवर करेंगे। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन कैपिटल गुड्स सप्लाई कर रहा है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ऑथराइजेशन के बेसिस पे तो उसे भी हम एक्सपोर्ट में कंसिडर करेंगे डीम्ड एक्सपोर्ट के अंदर। अब एक छोटी सी बात फाइनली कि जो आपका रिफंड अप्लाई होता है ना सर, वो 1,000 रुपए से ऊपर होता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। 1,000 रुपए मिनिमम आपका रिफंड होना चाहिए, मतलब मिनिमम आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट होना चाहिए बुक्स के अंदर, तभी आप रिफंड के लिए क्लेम करने के लिए जाएं, उसके पहले रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको जीएसटी रिफंड के बारे में कुछ जानकारी मिल गई होगी।
अगर अभी भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं मेरे से, या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9899306519। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी है pahujasuraj@gmail.com। आप मुझको कमेंट के थ्रू भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेरी बची है आपकी तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर मेरे को पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी हो। थैंक यू।